गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो, तो हमने चैप्टर 2 में कहाँ तक देखा था? हमने देखा लास्ट लेक्चर में व्हाट इज स्पेक्ट्रा। उसमें हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा, एमिशन स्पेक्ट्रा देखा, फिर लाइट स्पेक्ट्रा किसको बोलते हैं वो देखा, और हाइड्रोजन एटम का जो लाइट स्पेक्ट्रा होता है उसको स्टडी किया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बोहर्स थियरी फॉर हाइड्रोजन एटम। क्या है हमारा पॉइंट आज का? बोहर्स थियरी फॉर एटॉमिक फॉर हाइड्रोजन एटम। ओके, तो अगर हम बोहर्स थियरी की बात करें तो बोहर वो पहला साइंटिस्ट है जिसने हमें डिटेल मतलब जनरल फीचर्स बताया किसके? किसी भी एटम के। याद करो कि बोहर की बात कब करेंगी? जब रुदरफोर्ड की ड्रॉबैक थे वो हमें बोहर ने बताए थे कि रुदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ही घूमता है, लेकिन किसमें घूमता है ये कुछ भी नहीं बताया था। बोहर ने ये कहा था जब ये चार्ज पार्टिकल किसी के आसपास घूमेगा तो वो तो क्या करेगा? बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इट एमिट्स, वो क्या करेगा? गिर पड़ेगा किसके ऊपर? न्यूक्लियस के ऊपर। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बोहर ने हमें फिर ये बताया कि एक्चुअली हमारा जो एटम है उसमें क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस, और उसने पूरे एटम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सारे पोस्टुलेट दिए। पोस्टुलेट वाइज हम इसको समझते जाते हैं हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट इसने क्या दिया कि electrons in hydrogen move around nucleus in a circular path called orbit। मतलब कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, हमें रुदरफोर्ड ने ये कह के छोड़ दिया था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कहाँ? तो बोहर ने इसका एक हमें स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि न्यूक्लियस की आसपास क्या होती है? ऑर्बिट्स। 1 2 3 ऐसे अलग अलग ऑर्बिट्स होती है सर्कुलर, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? घूमते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही ऑर्बिट में होता है तो उसकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि वो उससे बंधा हुआ होता है। इसीलिए वो क्या करेगा? ना ही रेडिएशन लेगा ना ही रेडिएशन देगा, और वो वहां पे अपनी ऑर्बिट में कैसा रहेगा? स्टेबल, और आके न्यूक्लियस पे गिरेगा भी नहीं। तो बोहर ने हमें क्या बताया? फर्स्ट पोस्टुलेट उसका क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में वो क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है, और वो जो ड्रिफ्ट पाथ के ऊपर मूव करता है, जो सर्कुलर पाथ है, उसको उसने नाम दिया ऑर्बिट, और उसको आप बोल सकते हो अलाउड एनर्जी स्टेट। अलाउड मतलब जो जिस एनर्जी पे, मतलब कि यहाँ पे जितनी एनर्जी कैपेसिटी हो सकती है इस ऑर्बिट की, उतनी ही एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन वहां पे घूमता है, वो हुआ अलाउड एनर्जी स्टेट। और दूसरा हम उसको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी क्यों? क्योंकि अपनी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी होता है, शांत होता है, कि यहाँ घूम रहा है लेकिन कुछ भी दूसरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पोस्टुलेट। उससे हमें पता चला कि क्या होती है? ऑर्बिट्स होती है। अभी दूसरा पोस्टुलेट उसने दिया कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। जो एक ही ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कितना भी टाइम हो जाए, उसकी एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं आता है। लेकिन ओनली व्हेन इट जंप्स टू हायर और लोअर स्टेशनरी स्टेट, ये मैंने एसटी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने स्टेशनरी की जगह पे ओके स्टेशनरी स्टेट। तो उसने क्या बताया सेकंड पोस्टुलेट में कि जब तक अपनी ऑर्बिटल में वो घूम रहा है ऑर्बिट में, तब तक कितना भी टाइम हो जाए उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके यहाँ पे आएगा, या यहाँ से जंप करके वापस यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए उसको क्या लगता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ठीक है, आपको सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको लगता होगा, देखना जब सीढ़ी चढ़ने जाओगे आप, तब आपको क्या होगा? पैरों में थोड़ी तकलीफ होती है, या फिर आप ढलान ले लो। जब आप ऊपर चढ़ते हो तो आपको एनर्जी लगती है, लेकिन नीचे उतरते हो तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, क्योंकि पीछे से आपको इतना फोर्स आता है कि आप चले जाते हो, है ना? तो ऐसे ही होगा कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी में जाना होगा ऊपर की ओर
मैसेज आपका हो गया तो उसको एनर्जी थोड़ी रिलीज करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये इतना पता चल गया। पहला ऑर्बिट एग्जिस्ट करती है, दूसरा उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमे तो कुछ नहीं होता, लेकिन लोअर में से हायर या हायर में से लोअर जाए तो एनर्जी में चेंज होता है। अभी थर्ड पोस्टुलेट जो है वो हमें बोगा ने ये दिया कि फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजिशन मतलब यहाँ से यहाँ आना या यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एक से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांजिशन। तो जो रेडिएशन हो अगर वो यहाँ से यहाँ, मैंने क्या कहा, लोअर में से हायर आएगा तो उसको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, मतलब वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तब जाके उसको इतनी उसके अंदर पावर आएगा कि वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा। तो इसमें उसको एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वो क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर में से लोअर में जाएगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी कि कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया या कितना एमिट किया, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है बोहर ने। अच्छा, आपको पहले ये रिलेशन पता है, E = hv किसने दिया था, प्लैंक ने। तो इसमें से बोहर ने बताया कि अगर आपको V फाइंड करना है तो V क्या होगा, E/h। V क्या होगा, E/h। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी दो स्टेट है, यानी कि दोनों की अलग अलग एनर्जी है। तो हम अगर एनर्जी की बात करें तो एक हो गया हमारा E1, दूसरा हो गया E2। तो E2 की एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, डेल्टा E/h। यहाँ पे डेल्टा मतलब डिफरेंस ऑफ एनर्जी अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू E2 - E1/h, where h is प्लैंक्स कांस्टेंट, जो हमने दो लेक्चर पहले डिस्कस किया था। तो ये इसको किस नाम से हम जानते हैं, बोहर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। अभी एंगुलर मोमेंटम से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो किसी भी चीज का पहले मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम मतलब अगर मैं ऐसे चले जा रही हूँ तो मेरी कोई वेलोसिटी होगी, कोई गाड़ी जा रही है, गाड़ी की वेलोसिटी होगी, तो उसका मास के साथ उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो वो होता है क्या, मोमेंटम। ओके, लेकिन एंगुलर मोमेंटम मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इसके पास मास है, वेलोसिटी है, साथ ही साथ सर्कुलर में घूम रहा है तो उसकी रेडियस भी कंसर्न में आएगी। तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में मोमेंटम P होता है, मोमेंटम कितना है, P = m × v। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो हो जाता है व्यू। ओके, तो ये हो जाता है m × v × r। इसमें आपका जो r है रेडियस वो कंसर्न में आता है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके लिए उसने बताया हमें फॉर्मूला कि किसी भी जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो यहाँ से सेंटर से डिसाइड होती है, वो क्या कितने बराबर होता है, n × h/2π। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू पता है 3.14, 2 इज आल्सो कांस्टेंट। तो चेंज सिर्फ क्या होता है, इसका एंगुलर मोमेंटम 1 रखो, इसका 2 से करो, इसका 3 से, इसका 4 से, यानी आपको सारे एंगुलर मोमेंटम कैसे मिलेंगे, 1 रखो तो h/2π, 2 रखो तो 2h/2π, 3 रखो तो 3h/2π, यानी सारे हमें h/2π के मल्टीपल्स मिल रहे हैं। और जो h/2π का मल्टीपल होता है ना उसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो सारे जो हमारे मल्टीपल्स हैं वो h/2π है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्वांटाइज्ड। ओके, तो कितना पता चला हमें, 4 पोस्टुलेट देख लेते हैं। पहला ऑर्बिट सर्कुलर पाथ, दूसरा एनर्जी, एक एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज नहीं होता है, लेकिन एक से दूसरे में एक से एनर्जी में चेंज
है। फिर हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिला और उसके बाद हमें मिला एंगुलर मोमेंटम कैसा है, क्वांटाइज्ड। तो ये चार उसके पोस्टुलेट थे। अभी ये बोहर ने हमें पोस्टुलेट दिए, उसके ऊपर से उसने हमें उसकी थियरी क्या दी। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थियरी फॉर एट हाइड्रोजन एटम, मतलब ये जो पूरे उसने हमें पोस्टुलेट दिए उससे हमें रिजल्ट क्या मिले। तो पहला कि स्टेशनरी स्टेट्स आर नंबर्ड 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यानी कि आपकी स्टेशनरी स्टेट्स यानी आपकी ऑर्बिट जो है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक आप नंबर दे सकते हो। और ये जो नंबर है उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑर्बिट्स के नंबर को किस नाम से जानेंगे हम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी उसने दूसरा रिजल्ट दिया कि रेडी मतलब रेडियस, रेडियस ऑफ स्टेशनरी स्टेट आर एन, मतलब एन नंबर के हमारे स्टेशनरी स्टेट का रेडियस इज इक्वल टू होगा n स्क्वायर इनटू a 0। ओके, यहां पे अगर आप 1 रख दो r1 तो n का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, यानी r1 इज इक्वल टू a0। फिर उसने a0 की वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करके दी है, इट इज 52.9 pm। pm मतलब पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब कि क्या होता है, मैंने आपको बताया था 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, सो हमें यहाँ पे क्या मिला, रेडियस ऑफ स्टेट rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इनटू a 0। तो यहाँ पे आप अलग r की वैल्यू n की वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या होगा, आपकी r की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो ये देख के क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा आपकी रेडियस बढ़ती जाएगी, यानी इस तरह से। तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो बड़ा होता जाएगा। अभी थर्ड है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट। आपने रेडियस फाइंड कर लिया, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट फाइंड करने के लिए उसमें जो हमने अगले लेक्चर में रेबम्स कांस्टेंट देखा था वो यहाँ पे उसने यूज किया है RH। तो En इज इक्वल टू है माइनस RH रेबम्स कांस्टेंट, इसको बोलेंगे रेबम्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 2.18 into 10⁻18 जूल into 1/n स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आप n की वैल्यू रखते जाते हो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक चीज देखो कि जैसे जैसे यहाँ पे आप पुट करो, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ साइड में थोड़ा सा। सी यहाँ पे देखो मैंने n इज इक्वल टू 1 रखा तो क्या हो जाएगा, En इज इक्वल टू माइनस RH, यानी कि माइनस 2.18 into 10⁻⁻18 जूल। अभी दूसरा क्या आएगा E2, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 है ना, यहाँ पे 1/4 यानी ये हो जाएगा माइनस 2.18 into 10⁻⁻18/4 जूल। तो क्योंकि ये क्वांटिटी माइनस में है तो ये डिवाइड बाय 4 है, तो ये एनर्जी की वैल्यू इस एनर्जी से ज्यादा हुई, क्योंकि आप यहाँ पे कैसे माइनस में कैसे होता है, -2 जो है इज ग्रेटर देन -3, तो ये हमारा E2 जो है वो E1 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि जैसे जैसे आपका स्टेशनरी स्टेट आपके नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके एनर्जी की वैल्यू भी कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इससे आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हमने उसने हमें बताया कि ऐसा जरूरी, ये हम किसके लिए देख रहे हैं, पहले हाइड्रोजन एटम के लिए, सिर्फ जो भी हमें एक्सप्लेनेशन दिया ये वो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो आपको एक चीज पता है, क्या पता है कि हीलियम जो है वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। वैसे ही लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर वो 2 गवा दे तो भी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ऐसे आइसोइलेक्ट्रिक स्पीशीज, आइसो मतलब सिमिलर, इलेक्ट्रिक मतलब सिमिलर इलेक्ट्रॉन, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉन नंबर जिसमें होते हैं वो वाली हाइड्रोजन जैसी स्पीशीज जो होती है वो भी ये सारे रूल्स को फॉलो करती है, जैसे कि हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, ठीक है। तो अगर हीलियम की हम बात करें तो हीलियम में क्या होगा, फॉर्मूला आपका सिर्फ यहाँ पे हमने 1 रखा था ना ऊपर, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ प्रोटॉन 1 था, यहाँ पे आप क्या करोगे, Z कर दोगे 1 की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन भले ही 1 रहे
हमारे एलिमेंट का नंबर इतने रहेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ई में सिर्फ कितना चेंज किया, अदर देन हाइड्रोजन के लिए 1 की जगह पे z स्क्वायर कर दिया। तो इसमें अगर आप देखने जाओगे तो इसमें क्या होगा कि आपका z बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो z जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हमारे साथ यहाँ पे n है, n और z साथ में हमारे बढ़ते जाएंगे। तो आपकी जो वैल्यू है इसमें वो कम होगी या ज्यादा होगी एनर्जी की इसके कंपेयर में? यहाँ का E1 और हीलियम का E1 दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली हीलियम वाले की। पता है क्यों? हाइड्रोजन में न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? ओनली 1, जबकि हीलियम में कितने प्रोटॉन है? 2। तो 2 प्रोटॉन इसमें रहे एक इलेक्ट्रॉन को कितना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? डबल ना, देन हाइड्रोजन से डबल। तो क्या होगा कि वो एनर्जी इसलिए उसकी क्या होगी? ज्यादा। और इसकी वजह से यहाँ पे देखो रेडियस n स्क्वायर, उसकी रेडियस में क्या करोगे आप? यहाँ पे रेडियस स्क्वायर इंटू a0 था, यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका z। तो जैसे जैसे आप z की वैल्यू इंपोर्ट करो ना तो उसका z जो है वो कम होगा, सॉरी आपका रेडियस जो है वो कम होगा। क्यों कम होगा? कंपैरेटिवली टू दिस, यहाँ पे आपने R1 रखा तो इसका उससे कम होगा, R2 रखा तो इसका उससे कम होगा। क्यों? सेम रीजन। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो अंदर एक प्रोटॉन है, हीलियम की बात करें तो 2 प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन जो है वो इसको भी ज्यादा खींचेगा, इसको भी ज्यादा खींचेगा, इसलिए आपकी जो ऑर्बिट है वो थोड़ी सी श्रिंक होगी। तो श्रिंक होगी, श्रिंक का मतलब क्या? नजदीक आना। तो इसकी वजह से उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन R1 से R2 की कम होगी ऐसा नहीं, इसमें R1 R2 R3 रखो और इसमें R1 R2 R3 रखो तो इससे ज्यादा इसमें एनर्जी होगी, लेकिन इससे कम इसकी रेडियस होगी। समझ में आया? एनर्जी ज्यादा, रेडियस कम। अब फिफ्थ पॉइंट जो है, तो फिफ्थ पॉइंट ये बताता है कि हम जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसको उसकी वेलोसिटी, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है उसको उसकी वेलोसिटी से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह से कि अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है तो वो किसके साथ बढ़ेगी? जैसे जैसे अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस में, वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है उसको वहां से अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगा, तो उसमें वो जो घूमेगा उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ के इलेक्ट्रॉन से कम होगी। उसके 2 रीजन है। पहला, वेलोसिटी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसमें डिस्टेंस कम रहेगा और इसमें डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, इसीलिए उसमें जो आपकी वेलोसिटी है जैसे जैसे नंबर आपके बढ़ते जाएंगे, n की वैल्यू, n यानी 1 2 3 आपकी ऑर्बिट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोटॉन्स की वैल्यू, z की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, तो ये था हमारा पूरा बोहर का H एटम के ऊपर डिस्कशन। इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल।